Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of August 2022. 26 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है फिस्कल पॉलिसी इंटेंट्स टू। फिस्कल पॉलिसी इनमें से क्या काम करना चाहती है? फर्स्ट इज कंट्रोल द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री, मतलब कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सेकंड है अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है मेंटेन द इकोनॉमीज ग्रोथ रेट। तो इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फिस्कल पॉलिसी अचीव करना चाहती है? ऑप्शंस आर 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 3। सो आप लोग आई होप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है ये तो, खैर इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर है 1 2 3 तीनों। और बेसिक बात है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की, वो तीनों ही काम करना चाहती है। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना चाहती है, वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, एंड दे ऑल्सो वांट टू मेंटेन द इकोनॉमीज ग्रोथ रेट, है ना। जिन लोगों को लग रहा हो कि इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल करेगी, इन्फ्लेशन केवल मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल होता है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी दोनों में एक बैलेंस बना करके चलना ज़रूरी है। आपने लाख मॉनेटरी पॉलिसीज़ बना रखी हैं, लेकिन अगर आपकी फिस्कल पॉलिसी सही नहीं है तो वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए फिस्कल पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट इसमें से कौन सी चीज़ है? फर्स्ट है सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेकंड है रिकवरी ऑफ लोन्स। थर्ड है फ्रेश लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कैपिटल रिसीट्स का पार्ट कौन सा है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या 1 2 3। सो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 2 ओनली। तीसरा जो है फ्रेश लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ना कि कैपिटल रिसीट का। सो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, है ना। तो आपको बता रहे हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इनमें से मेजर कौन सा है। देखो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तब होती है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है, मतलब मार्केट में या हाउस होल्ड्स के पास या पैसा ज़्यादा रहे। जैसा पहला है टैक्स रिबेट टू कंपनीज, मतलब कि टैक्स रिबेट मतलब कंपनीज को वापस पैसा मिल रहा है, तो हाँ ठीक है, ये एक होगा। सेकंड है इंक्रीजिंग द सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ बढ़ाना मतलब जनता को पैसा ज़्यादा मिलेगा, जो उनको है उनके पास ज़्यादा रहेगा, है ना। तो ये भी सही है, ये भी मेजर है। तीसरा है प्रोवाइडिंग लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट। अब ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे आपने हायर इंटरेस्ट रेट में किया, इसका मतलब है कि लोग लोन कम लेंगे, तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा ना, एंड दैट इज़ वाई इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 3 सवाल आपको मैंने बता दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन दीज क्वेश्चन इन नोट्स एंड इसको समझा करिए, जो कंसेप्ट हैं उनको समझिए। अब पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज के, सस्पेंस इन झारखंड एज सीएम सोरेन में फेस डिस्क्वालिफिकेशन। तो आपको पता है हेमंत सोरेन जो है मतलब झारखंड सीएम के पद से जाने वाले हैं, जा सकते हैं ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है इलेक्शन कमीशन ने, है ना। दे आर सीइंग दिस केस एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एलिगेशन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। देखो हुआ क्या था, चीफ मिनिस्टर को के ऊपर आरोप ये लगा है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट किया है बाय ग्रांटिंग अ माइनिंग लीज टू हिमसेल्फ। माइनिंग लीज उन्होंने खुद को एक माइनिंग लीज खुद को अवॉर्ड कर दी थी जब उनके पास माइनिंग पोर्टफोलियो था उस समय पे, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई ही हैज़ वायलेटेड द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, तो MPs MLAs और जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, दे होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, ठीक है ना। MPs एंड MLAs जो होते हैं दे आर हेल्ड अकाउंटेबल, है ना, ऑब्वियस सी बात है। एंड ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने पद का मिसयूज़ करता है फॉर हिज ओन प्रॉफिट, है ना। ऑब्वियस सी बात है, या तो वो अपने पद का मिसयूज़ करके प्रॉफिट ले रहा हो, या किसी और दूसरे प्रोफेशन के माध्यम से वो प्रॉफिट ले रहा हो, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, हम देख लेते हैं पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। लेट मी टेल यू दैट। देखो, जब लॉ आप देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे क्लियरली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो नहीं लिखा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन अलग अलग जजमेंट्स और अलग अलग इंटरप्रिटेशन से ये पता चलता है कि इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज दैट ऑफिस दैट गिव्स सम फाइनेंशियल गेन्स और एडवांटेज और बेनिफिट
टू द ऑफिस होल्डर। कोई गवर्नमेंट का ऑफिस होल्डर होने वाला व्यक्ति, एक तो गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड कर रहा हो वो, और फिर उसको कुछ फाइनेंशियल गेन, कुछ एडवांटेज या बेनिफिट उसको मिल रहा हो, और कुछ या ऐसा प्रॉफिट मिल रहा हो जो कि इममटेरियल प्रॉफिट है, जैसे कि माइनिंग लीज हो गई, इस तरीके की चीज़ें हो गई, ये भी एक तरीके से प्रॉफिट है, एक तरीके का फाइनेंशियल गेन है, एक तरीके का एडवांटेज है जो कि मिल रहा है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली वही होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आपने कोई दूसरी नौकरी कर ली या दूसरे, केवल वो नहीं है, मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है कि एक तो आप इस पद पे हैं, दूसरा आपने दूसरा कोई पद धारण कर लिया, नहीं, आपने उस पद का मिसयूज करके कोई अपना फाइनेंशियल गेन कर लिया या कोई एडवांटेज ले लिया, है ना, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ओनली, कि आपने अपने ऑफिस का इस्तेमाल किया अपने प्रॉफिट के लिए। कुल मिलाकर के इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, एक टेस्ट दिया था कि विच विल डिटरमाइन वेदर द पर्सन होल्ड्स ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट था, जैसे उसमें गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि भैया वेदर द गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और नॉट। पहले तो ये देखो कि गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या नहीं, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द रिम्यूनरेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिम्यूनरेशन, पावर दैट कम्स विद द पोजीशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने कहा था, ये सारे क्वेश्चंस आप देखो और इसका जवाब देखो क्या आ रहा है, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 102(1) यानी कि आर्टिकल 102 जब आप पढ़ेंगे और आर्टिकल 191 पर जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, एन एमपी और एमएलए इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो वो आपका एमपी और एमएलए है, ही इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल जो है क्लियरली कहता है, अ पर्सन शैल नॉट be deemed to hold any office of profit under the government of India or government of any state by reason only that he is a minister, ठीक है ना। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वेदर इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। यस, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, डिफाइंड भले नहीं है लेकिन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो ये आपको याद रखना है। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर एज वेल, ठीक है ना। पार्लियामेंट ने भी इनैक्ट किया है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, जिसको अमेंड किया गया है, और उसमें काफ़ी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो एग्जाम्शन लिस्ट है वो उसमें डाली गई है ना, कि एक पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है, जिसमें अमेंड करके बहुत सारे ऑफिस रखे गए हैं जिनको कहा गया कि भाई ये एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस, है ना। तो कुछ अलग से पोस्ट है जो कि उसको एग्जेम्प्ट किया गया, तो ये आप याद रखेगा। मैलवेयर फाउंड इन 5 फोन्स, नो प्रूफ इट्स पेगासस। अब यहाँ पे एक पैनल बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप सबको पता होगा, जो कि पेगासस या जो कि स्पाईवेयर है उसको चेक करने के लिए बनाया गया था। तो लगभग अभी 29 फ़ोन चेक किए गए, जिसमें से 5 में एक मैलवेयर तो मिला है, बट ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि वो स्पाईवेयर है या नहीं है, ठीक है ना। तो पेगासस के बारे में बता दूँ, पेगासस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या फिर मैलिशियस मैलवेयर है, जो कि जिसको हम स्पाईवेयर कहते हैं। और जैसे एक पेटिया नॉन पेटिया आया था ना, वो रैंसमवेयर था, दैट वाज अ रैंसमवेयर, है ना, याद रखेगा। एंड इट इज़ डिज़ाइन टू गेन एक्सेस टू द डिवाइसेस। आप सबको बताओ स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है। स्पाईवेयर का काम होता है कि वो एक्सेस ले लेता है डिवाइसेस पे विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र्स, और यूज़र की नॉलेज में नहीं रहती है, और वो एक्सेस ले लेता है, ठीक है ना। इसके बाद वो जैसे क्या कर सकता है कि जैसे आपने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाली, कोई आपने पासवर्ड डाला, कोई आपने मैसेजेस देखे, किसी को मैसेज भेजा, वो सारी डिटेल जो है वो वहाँ से निकाली जा सकती है। एंड पेगासस जो है वो डेवलप किया है इजरायली फर्म थी एनएसओ ग्रुप करके, इजरायली फर्म है एनएसओ ग्रुप, उसने इसको फॉर्म किया है। दे हैव डेवलप्ड दिस पेगासस स्पाईवेयर, याद रखेगा। एंड अर्लीस्ट वर्जन जो है पेगासस का वो 2016 में डिस्कवर हुआ था और उसको कैप्चर किया गया था। और ये ज़ीरो क्लिक अटैक होता है, मतलब कि ज़ीरो क्लिक मतलब आपको क्लिक भी नहीं करना होता है इसमें। ये ज़ीरो क्लिक अटैक के रूप में अटैक करता है आपके मोबाइल में, आपको पता भी नहीं चलता, एंड इट कैन स्टार्ट गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड ऑल। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी आपको, लिखा है अ सेकंड वर्ल्ड वॉर पिल बॉक्स सर्फेसेस अंडर द सर्फेस ऑन द विशाखापट्टनम बीच। तो ये पिल बॉक्स क्या होता था, याद रखिएगा। पिल बॉक्स जो थे वो बंकर्स होते थे। पिल बॉक्सेस वर द बंकर्स विच वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू कीप एन आई फॉर एनिमी अटैक ऑन द कोस्ट। मतलब कि एनिमी अटैक तो नहीं कर रहा है या
कहीं आ तो नहीं गया, तो इसको इसके ऊपर नज़र रखने के लिए पिल बॉक्स के पीछे छुप करके वो नज़र रखते थे। एंड पिल बॉक्सेस थे या फिर इनको बंकर कहा जाता था। दे वर द बंकर्स और द पिल बॉक्सेस विच वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू कीप एन आई फॉर एनिमी अटैक ऑन द कोस्ट। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी आप याद रखिएगा। यूपीएससी हो सकता है पूछ ले, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल। तो ये जो एडिटोरियल है उसमें फ्रीबीज जुडिशियल लीड एंड अ मल्टी लेयर्ड इशू, यहाँ पे ज़्यादा दो चार जो कंसेप्ट्स है वो हम देखेंगे। बाकी फ्रीबीज पे तो हमने काफ़ी डिस्कशन देखो किया हुआ है, ठीक है ना, तो रोज़ रोज़ हम वही डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर ऑथर ने जो पॉइंट्स उठाए वो हम ज़रूर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला देखो फ्रीबीज में भी आपको एक डिस्टिंक्शन बनाना पड़ेगा, एक ऐसे एक्सपेंडिचर के बीच में जो कि सोशल वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, और दूसरा ऐसा जो कि एक इरेशनल फ्रीबी है। तो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट, है ना। ऐसे आप रेडिकली ना किसी चीज़ को बैन कर सकते हो ना किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर सकते हो। जैसे कि कई ऐसे भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर आपने उन सोशल वेलफेयर स्कीम्स वाले अगर पैसे को ख़त्म कर दिया, रोक दिया, तो फिर जो हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन सब के लिए जो चीज़ें की जाती हैं वो नहीं हो पाएंगी। एंड इसीलिए आपको इरेशनल फ्री भी, हाँ, जैसे कि लाइटर के साथ घर फ्री और ये सारी चीज़ें जो आप अलग अलग चीज़ें बोलते हो, ये नहीं करना है आपको। हाँ, लेकिन अगर कोई रेशनल सब्सिडी है तो आपको वो प्रोवाइड ज़रूर करना है। फिर ऑथर ने कहा देखो सब्सिडी का मतलब क्या होता है। सब्सिडी का मतलब ऑथर ने ASCM यानी कि जो एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स है, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, ये किसका एग्रीमेंट है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का एग्रीमेंट है, इसको लिख लो। ASCM किसका एग्रीमेंट है? ASCM जो है एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स जो है, ये एग्रीमेंट है आपके WTO का। तो WTO के इस एग्रीमेंट में डिफाइंड है सब्सिडी, कि सब्सिडी शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट if there is a financial contribution by the government or any public body where government practice involves a direct transfer of funds। मतलब कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के द्वारा कोई दूसरी पब्लिक बॉडी जो कि गवर्नमेंट के अधीन आती हो, जहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो रहा हो, ग्रांट्स के रूप में, लोन्स के रूप में, इक्विटी के रूप में, है ना, या फिर ना केवल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा हो, या बल्कि इसकी जगह कुछ और भी चीज़ें, जैसे कुछ कई जगहों पर रेवेन्यू फॉरगोन भी होता है। रेवेन्यू फॉरगोन मतलब कि आपके टैक्स में माफ़ी दे दी, आपको रिबेट दे दिया, आपको मतलब आपके प्रीमियम में सब्सिडी दे दी, मतलब आपको रिबेट दे दिया, तो ये भी एक तरीके से रेवेन्यू फॉरगोन ही होता है। मतलब ये जो पैसा आपसे कलेक्ट नहीं किया वो भी एक तरीके से आपको छूट ही दे दी ना। तो सब्सिडी कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, इनकम या प्राइस सपोर्ट के रूप में भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको इस तरीके से जो छूट या डायरेक्ट मतलब जो आपको छूट या चार्जेस जो आपसे कलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं उस रूप में भी सब्सिडी आपको दी जा सकती है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने वही एक दूसरा टर्म एक्सप्लेन किया है, टैक्स पॉलिसी इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ मेजर्स दैट इंक्लूड स्पेशल टैक्स रेट्स। कई बार क्या होता है टैक्स पॉलिसी में आपने देखा होगा स्पेशल टैक्स रेट्स लगा दी जाते हैं, कुछ लोगों को एग्जम्पशंस दे दिए जाते हैं, कई डिडक्शंस होते हैं, कई रिबेट्स दिए जाते हैं, कई डिफरल्स होते हैं, कई क्रेडिट्स दोबारा से क्रेडिट कर दिए जाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, है ना। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कर रही हैं, है ना, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। एंड इसीलिए इन मेजर्स को टैक्स प्रेफरेंसेस कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा व्हाट इज टैक्स प्रेफरेंस। तो इस तरीके के पॉलिसी मेजर्स जिसमें रिबेट, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, डिफरल, क्रेडिट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन किया जाए, मतलब जिनके पास नहीं है उनको आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये दीज आर सम स्पेशल टैक्स रिजीम्स, इसी को टैक्स प्रेफरेंस बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको इस आर्टिकल से बताना चाहता था। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। एक फैक्ट है, समित कामत इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। तो याद रखिएगा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो होती है वो इसको अप्रूवल देती है कि कौन क्या बनेगा। तो यहाँ पे समीर कामत जो है ही इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द DRDO। याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए जो चेयरमैन हैं वो हैं समीर कामत, याद रखिएगा। इसके पहले सतीश रेड्डी जो थे, ही हैज़ बीन मेड द साइंटिफिक एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर ना, तो याद रखिएगा। एंड मिस्टर कामत विल रिटेन दिस पोस्ट टिल द एज ऑफ 60, 60 साल की उम्र तक वो इस पोस्ट को होल्ड करेंगे, या फिर उसके बाद अगर मतलब एक्सटेंशन मिलता है तो उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज के बारे में लिखा है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया अमेरिका के साथ करता है। अब चाइना एक्चुअली युद्ध अभ्यास को होने में रोक लगा रहा है, कह रहा है कि भैया ये एक्सरसाइज आप मत करो, लेकिन हमारा इससे क्या होता है, हमारा इससे वो नुकसान होता है, मतलब कि जो हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी है वो खतरे में पड़ती है। तो दिस इज़ व्हाट चाइना इज सेइंग।
आगे देते हैं, कांग्रेस क्वेश्चंस ब्रांडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि सेंटर ने डिसीजन लिया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र को रीब्रांड किया जाएगा एज पीएमबीजेपी। पीएमबीजेपी के नाम पे। पीएमबीजेपी क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एंड वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है ना। द सेंटर हैज़ रीब्रांडेड दिस वन नेशन वन फर्टिलाइजर एज प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अब इसके अंतर्गत देखो किया क्या जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कंपनियों को जैसे क्या रहेगा, जैसे ये पूरा फर्टिलाइज़र का बैग है, तो इस फर्टिलाइज़र के बैग का केवल 1/3 हिस्सा रहेगा जिसमें कंपनी जो है अपना ब्रांड या अपना लोगो लगा सकती है। बाकी जो 2/3 है उसमें भारत ब्रांड और पीएमबीजेपी का लोगो दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर, सारे फर्टिलाइजर, चाहे यूरिया फर्टिलाइज़र हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एनओपी हो, ये सारे फर्टिलाइजर्स में अब यही किया जाएगा, ठीक है ना। एंड दे विल बी showing that पीएमबीजेपी लोगो एंड भारत ब्रांड, भारत यूरिया, भारत एनपीके, इस तरीके से भारत ब्रांड के अंतर्गत सारे फर्टिलाइजर्स ये मिलेंगे। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू पीएमएलए ऑर्डर ऑन 2 एस्पेक्ट्स। अब ये जो पीएमएलए का भी रिसेंटली चेंज किया गया था, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो 2 चीज़ें चेक कर सकती है। चेक करने के लिए उन्होंने हामी भर दिया 2 चीज़ें। कौन कौन सी? पीएमएलए के अंदर 2 चेंजेस जो किए गए थे। एक तो पहला, एक कॉपी ऑफ जो इन्फॉर्मेशन केस इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी, ECIR, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो थी, वो अब ये था कि वो देने की ज़रूरत नहीं है। वो आप ना दें तो भी चलेगा। जो एक्यूज है उसको अगर आप ये ECIR की कॉपी नहीं देते तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ये था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एक्यूज पे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, इन दोनों पॉइंट्स पे हम पीएमएलए केस को रिव्यू करने के लिए सहमति देते हैं। केवल यही 2 पॉइंट्स हैं जिन पे रिव्यू किया जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन देयर। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। बोइंग 787 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गगन टिल 2025। तो बोइंग 787 को एग्जेम्प्ट किया गया है गगन से टिल 2025। गगन क्या है? गगन एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, SBAS है, यानी कि स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसरो और AAI ने मिलकर के बनाया है। स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ठीक है ना। SBAS स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड AAI, and this will be providing the best possible navigational services over Indian flight information region। जो हमारा फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, FIR जो है फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, जहाँ तक जो फ्लाइट्स उड़ती हैं और ये सारी चीज़ें हैं इंडियन बॉर्डर्स और इंडियन जितने भी लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ तक उसका नेविगेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गगन, याद रखिएगा, गगन जो है वो बनाया गया है। स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है ये गगन, एंड इट विल एक्सपैंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ आर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन एंड ऑल, है ना। एंड गगन एक सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि और कुछ ग्राउंड स्टेशंस हैं, GPS सिग्नल्स के थ्रू उसमें बेटर पोजिशनल एक्यूरेसी हमको मिल सकती है। जो हमारी फ्लाइट्स है उनकी एक्यूरेसी वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर है, ये सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और गगन सिस्टम को सर्टिफाई किया है DGC यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 2015 में। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेगा। और देयर आर ओनली 4 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड में केवल 4 ही स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। एक तो गगन इंडिया का हो गया, US का WAAS वास हो गया, यूरोप का एग्नॉस हो गया और जापान का MSAS हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड में केवल 4 ही स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं। इंडिया का गगन, US का वास, यूरोप का इग्नॉस और जापान का MSAS। तो ये आप याद रखिएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशनड ऑन September 2। तो ये विक्रांत आपको पता ही होगा कि विक्रांत इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। तो अब डेफिनेटली इसका कमिश्निंग होगा 2 सितंबर को, याद रखिएगा। इंडिया बांग्लादेश डिस्कस द रिवर वाटर शेयरिंग इशूज़। इंडिया बांग्लादेश जो है वो रिवर वाटर शेयरिंग इशूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अब तीस्ता रिवर आपको पता होना चाहिए, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तीस्ता क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, विच इज़ नोन एज Jamuna in Bangladesh. Teesta is a tributary of Brahmaputra known as Jamuna in Bangladesh and flowing through India and Bangladesh। ये आपको पता होगा कि तीस्ता जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। एंड जब वो
याद रखिएगा कि जब ब्रह्मपुत्र जाती है आपके बांग्लादेश वाले रीजन में, तो उसको जमुना कहते हैं, वी कॉल जमुना एट दैट मोमेंट। और तीस्ता रिवर का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये जो ट्रिब्यूटरी थी ये पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी मेजरली, मतलब पद्मा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसका कोर्स चेंज हो गया और फिर ये ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरी बन गई है, राइट वर्ड ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसका मतलब इसी कारण से चूंकि इसका तीस्ता का बार बार जो कोर्स है वो चेंज हो जाता है, रिवराइन बॉर्डर है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी इश्यूज भी आते हैं तीस्ता को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्पेशली, ठीक है ना। तीस्ता रिवर का ओरिजिन जो है वो सोलामो लेक में है, विच इज़ एट एन एलिवेशन ऑफ 5280 मीटर इन नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। तो नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट तीस्ता रिवर का ओरिजिन है, सोलामो बोलते हैं इसको। एट इज द राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड तीस्ता इज अ ग्लेशियर फेड रिवर। तो ये ग्लेशियर फेड रिवर है, याद रखिएगा। पहुरनी ग्लेशियर हो गया, खांगसे ग्लेशियर हो गया एंड छोलामो ग्लेशियर हो गया, जो कि सोर्सेज हैं तीस्ता रिवर के। एंड तीस्ता की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रंगीत रिवर। तो लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता इज रंगीत रिवर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब जल्दी से ही इंडिया और बांग्लादेश कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में डील हो जाए। बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बढ़ गई है टू 14.2। बैंक क्रेडिट क्या होता है, देखो क्या होता है, बैंक जो भी काम कर रहे हैं, बैंक का एसेट या बैंक की लायबिलिटी। तो बैंक में जो आप पैसा डालते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, बैंक की लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि उसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो पैसा बैंक लोन के रूप में देती है वो बैंक का एसेट कहलाता है। बैंक्स पूरा कोशिश करते हैं कि ये जो एसेट वाला पार्ट है इनका ज़्यादा हो। ये तब होगा जब बैंक क्रेडिट बढ़ेगी, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ होगी, तो वही चीज़ बढ़ रही है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।